बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अपना जो हमारा EMRS PGT बायोलॉजी टीयर 2 एग्ज़ाम है उसके सिलेबस में हमारा एक टॉपिक दिया गया है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसमें हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब होता क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ता है हेमोस्टेसिस को। किसको पढ़ना पड़ता है? हेमोस्टेसिस को। हेमोस्टेसिस क्यों आता है? देखो, जब भी हमें कुछ इंजरी होती है, हमारी बॉडी में एक इंजरी होगी, हमें चोट लग गई, कुछ भी हो गया, तो हमारी ब्लड वेसल्स क्या करने लग जाती है? फट जाती है और वहाँ से ब्लड रिलीज होने लग जाता है। क्या रिलीज होने लग जाता है? ब्लड रिलीज होने लग जाता है। तो हमारी बॉडी एक प्रोसेस शो करती है, बैलेंस की प्रोसेस। मतलब हमारी बॉडी कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं करती है, एक्सेस में नहीं करती है। तो मैंने बोला कि इंजरी हुई, क्या हुआ? ब्लड लॉस हुआ, ब्लड लॉस हुआ। अब मेरी बॉडी ब्लड लॉस करना नहीं चाहती, क्योंकि ब्लड लॉस होगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, ग्लूकोज कम हो जाएगा, मेरे को चक्कर आने लग जाएंगे, मेरी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो मेरी बॉडी क्या करती है? एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है, तो वो हेमोस्टेसिस अपनाती है। हेमोस्टेसिस क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसमें हम इंजर्ड ब्लड वेसल से ब्लीडिंग होने को स्टॉप करते हैं। मतलब ब्लीडिंग को स्टॉप करने की प्रोसेस। इंजर्ड जो ब्लड वेसल्स है, चाहे वो आर्टरी है, चाहे वो वीन है या कैपिलरी है, कुछ भी है, उससे ब्लड फ्लो को रोकने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसको क्या बोलते हैं? हेमोस्टेसिस। यहाँ पे स्ट्रोक का डायग्राम दिखाया गया है, इसको भी हम स्टडी करेंगे। पहले हम देखते हैं कि हेमोस्टेसिस होता कैसे है। अब मैंने बोला कि जस्ट अ मिनट। अब मैंने बोला कि हेमोस्टेसिस होता है हमारी बॉडी में। हेमोस्टेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग ब्लड, है ना, प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग ब्लीडिंग। बेसिकली ब्लीडिंग किसी भी ब्लड वेसल से हो सकती है, आर्टरी से, वीन से, है ना। एक्सेसिव ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना, उस एक्सेसिव ब्लड क्लॉट को एक्सेसिव ब्लड लॉस को प्रिवेंट करना, है ना, यही हमारा क्या है? हेमोस्टेसिस है। अब हेमोस्टेसिस के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हेमोस्टेसिस क्या है? ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, तो ब्लड लॉस को स्टॉप करने की प्रोसेस हेमोस्टेसिस है। तो ये क्या क्या इन्वॉल्व करेगी? अपनी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए इसको चाहिए होंगी प्लेटलेट्स, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग करती है। कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स चाहिए होंगे, और कुछ एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स चाहिए होंगी, नई ब्लड वेसल्स। ठीक है, यही चाहिए होगा, प्लेटलेट्स चाहिए होंगी, क्लोटिंग फैक्टर और ब्लड वेसल्स चाहिए होंगे। तो जो हेमोस्टेसिस है वो एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, हमारी बॉडी ये मैकेनिज्म शो करती है, इसलिए इसको फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ब्लड फ्लो को रोकती है इंजरी के टाइम पे। तो इसके 3 मेन स्टेप होते हैं। फर्स्ट जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप इज वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप होता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? वेसो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। क्या होती है? ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स में इंजरी होगी तभी तो ब्लड फ्लो होगा। अगर मैं ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दूं मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या है? नैरो कर दूं अगर मैं उनको, तो उनके अंदर से ब्लड फ्लो कम होगा, है ना। तो ब्लड वेसल्स अगर साइट ऑफ इंजरी, फॉर एग्जांपल दिस इज द साइट ऑफ इंजरी, यहाँ पे जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, अगर उनको मैंने उनके साइज को, उनके लुमेन को नैरो कर दिया, पतला कर दिया, कम स्पेस है उनके अंदर, तो ब्लड फ्लो कम होगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। जैसे हम पट्टी बांधते हैं या कुछ बांध देते हैं, उससे क्या होता है? हमारी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है, लुमेन उनका कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस कम होता है। सेकंड स्टेप होता है यहाँ पे प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ठीक है, प्लेटलेट क्या करती हैं? प्लेटलेट्स आएंगी, ये साइट की इंजरी थी, साइट ऑफ इंजरी थी, है ना। इंजरी की साइट पे प्लेटलेट्स क्या करती हैं? स्टिक हो जाती है, चिपक जाती हैं। जो डैमेज्ड ब्लड वेसल्स, ये एक ब्लड वेसल्स है, दिस इज द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स में यहाँ पे हमें ये येलो कलर की जो दिख रही हैं, दीज आर प्लेटलेट्स वहाँ पे चिपक जाती हैं और गुच्छा बना देती हैं। देखो, गुच्छा बना दिया ना उन्होंने, एग्रीगेट होके क्लोट बना दिया। ये क्लोट परमानेंट क्लोट नहीं है, दिस क्लोट इज टेम्पररी। ये टेम्पररी प्लेटलेट प्लग फॉर्म करती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रुक सके। फिर आता है ब्लड कोएगुलेशन। थर्ड स्टेप है ब्लड कोएगुलेशन का। थर्ड स्टेप क्या है? ब्लड कोएगुलेशन।
है ना। इसमें क्या होता है, इसमें एक फिब्रिनोजन प्रोटीन हमने पढ़ा था, फिब्रिनोजन प्रोटीन हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है फिब्रिन प्रोटीन में। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिब्रिन प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये फिब्रिन प्रोटीन आप देखो एक जाला फॉर्म करता है, जाले को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैश, है ना। ये एक मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, यहाँ पे देखो ये भी रेड ब्लड सेल्स है, ये भी रेड ब्लड सेल्स है, ये भी रेड ब्लड सेल, पहले बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल आ रही थी, अब ये रेड ब्लड सेल इस मैश के अंदर, इस जाले के अंदर ट्रैप हो गई हैं। क्या हो गया, ट्रैप हो गई हैं, जिसकी वजह से एक स्टेबल ब्लड क्लॉट फॉर्म हुआ है, स्टेबल ब्लड क्लॉट फॉर्म हुआ है, ठीक है, स्टेबल ब्लड क्लॉट फॉर्म हुआ है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ब्लड कोएगुलेशन में सबसे पहले होती है इंजरी, यहाँ पे हुई इंजरी, तो क्या हुआ, एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ। तो हमारी बॉडी ने एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म शो किया, उस फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को हम बोलते हैं हेमोस्टेसिस। हेमोस्टेसिस कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है ब्लीडिंग को स्टॉप करने की प्रोसेस। इसमें हमें अलग अलग चीज़ों की जरूरत पड़ती है, प्लेटलेट्स की, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स की, ब्लड वेसल्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी क्या करती है, जहाँ पे इंजरी हुई होती है वहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है, मतलब कि जितनी भी ब्लड वेसल्स होंगी उनके लूमेन को ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, नैरो कर देती है, जिसकी वजह से पहले प्राइमरी लेवल पे क्या होता है, ब्लड लॉस कम हो जाता है। फिर क्या करती है, जो प्लेटलेट्स होती है वो साइट ऑफ इंजरी पे पहुंचती हैं, वहाँ पे एकदम से इकट्ठी हो जाती है, एग्रीगेट होके एक टेम्पररी प्लेटलेट प्लग फॉर्म करती है, जिसकी वजह से ब्लड रोका जा सके। फिर हमारा परमानेंट मैकेनिज्म आता है ब्लड कोएगुलेशन का, जिसमें फिब्रिनोजन प्रोटीन जो कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, एक जाला लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको हम मैश कहते हैं, ठीक है। वो मैश क्या करता है, जितनी भी यहाँ पे आरबीसी बहुत लार्ज अमाउंट में फ्लो होके आ रही थी या प्लेटलेट आ रही थी, वो सारी इसके अंदर ट्रैप हो जाती है और एक स्टेबल ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोका जाता है और वुंड हीलिंग की जाती है, ठीक है, वुंड हीलिंग की जाती है, ठीक है। हमने क्या समझ लिया कि हेमोस्टेसिस होता क्या है ना। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम में शो किया गया स्ट्रोक। अब स्ट्रोक का और हेमोस्टेसिस का क्या रिलेशन है, देखो हेमोस्टेसिस का और स्ट्रोक का क्या रिलेशन है। अगर मेरी बॉडी प्रॉपर हेमोस्टेसिस मेंटेन कर पा रही है तो बहुत अच्छी बात है ना। प्रॉपर हेमोस्टेसिस मेंटेन कर पा रही है तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर ये प्रॉपर हेमोस्टेसिस नहीं मेंटेन कर पा रही और मेरी बॉडी में एक्सेसिव हेमोस्टेसिस हो रहा है ना, एक्सेसिव क्या हो रहा है, हेमोस्टेसिस हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर मेरी बॉडी में एक्सेसिव हेमोस्टेसिस हो रहा है ना, एक्सेसिव क्लोटिंग हो रही है, अगर मेरी बॉडी में एक्सेसिव क्लोटिंग होने लग जाए, मतलब हेमोस्टेसिस बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होने लग जाए। हेमोस्टेसिस का मतलब क्या है, बाद में हमारा प्लग ही तो फॉर्म होता है, तो एक्सेसिव ब्लड क्लोट अगर होने लग जाए तो इश्यमिक हमारा क्या हो जाए, इश्यमिक स्ट्रोक बनने लग जाएगा, इश्यमिक स्ट्रोक बनने लग जाएगा, इश्यमिक स्ट्रोक, अगर मेरी बॉडी में एक्सेसिव ब्लड क्लोट हो रहा है ना, मतलब कि मेरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है। अगर मेरी बॉडी में हेमोस्टेसिस बहुत कम अमाउंट में हो रहा है, बहुत कम अमाउंट में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, हेमोरेजिक स्ट्रोक हो जाएगा, हेमोरेजिक स्ट्रोक हो जाएगा, हेमोरेजिक स्ट्रोक हो जाएगा। ये हेमोरेजिक स्ट्रोक है, मेरी आर्टरी रप्चर हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। तो इन स्ट्रोक्स को पढ़ते हैं, इन स्ट्रोक्स का रिलेशन है हेमोस्टेसिस के साथ। अगर मेरी बॉडी प्रॉपर हेमोस्टेसिस मेंटेन कर पाती है तो मेरा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मेरी बॉडी नॉर्मली एक्ट कर रही है। बट जब मेरी बॉडी में कुछ भी फंक्शन एबनॉर्मल होता है, जैसे हेमोस्टेसिस बहुत एक्सेसिव हो गया, ब्लड क्लोटिंग एक्सेसिव हो गई, तो इश्मिक स्ट्रोक हो जाएगा, मेरी डेथ हो जाएगी, ठीक है। या फिर हेमोरेजिक स्ट्रोक हो जाएगा, जब ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा तब भी मेरी डेथ हो जाएगी। तो ये दो तरह के स्ट्रोक दिखाए गए हैं जो हेमोस्टेसिस में इम्बैलेंस आने के बाद होते हैं। इम्बैलेंस आने के बाद मतलब अगर ये गड़बड़ा गया तो दो तरह के स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दो तरह के स्ट्रोक कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला होता है ब्लॉक्ड आर्टरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है इश्केमिक स्ट्रोक, जिसमें मेरी आर्टरी क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। देखो आर्टरी के अंदर क्या होता है, ब्लड क्लॉट बन रहा है, आर्टरी के अंदर ये येलो कलर का मेरी प्लेटलेट्स यहाँ पे इकट्ठी होके क्या फॉर्म कर रही है, ब्लड क्लॉट फॉर्म कर रही है, जिसकी वजह से आर्टरी मेरी क्या होगी, ब्लॉक होगी। आर्टरी ब्लॉक होगी तो मेरे ब्रेन के अंदर जो ब्लड सप्लाई हो रही थी वो रुक जाती है ना। मेरा जो ब्लड है वो ब्रेन तक नहीं जा पाता। अब ब्रेन तक अगर ब्लड नहीं जाएगा तो ब्रेन सेल्स की डेथ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन कम पहुँच पाएगी। देखो ये पूरा डेड हो गया है ना, ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, डेड हो गया है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाया, क्योंकि मेरी आर्टरी क्या हो गई थी, ब्लॉक हो गई थी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ब्लॉक्ड आर्टरी या इश्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। दूसरा क्या होता है
कि मेरी जो ब्लड वेसल्स है, जैसे आर्टरी है, वो रप्चर होगी, मतलब वो फट गई, उसकी जो लाइनिंग है वो बहुत थिन हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी आर्टरी क्या हो गया, फट गई है, जिसकी वजह से ब्लड लीक होने लग गया। देखो यहाँ पे लीकेज हो गया, ब्रोकन वेसल्स थी तो ब्लड लीकेज हो गया, यहाँ पे देखो ब्लड इकट्ठा हो गया, ब्लड लीकेज हो गया, है ना, मेरे ब्रेन टिश्यू में ब्लड लीक होने लग गया, इसको हेमरेज बोलते हैं। और ये प्रेशर डैमेज से भी होता है, जैसे हाई बीपी वाले पेशेंट में ये बहुत कॉमन होता है ना, ब्रेन स्ट्रोक आ गया, ठीक है। तो ये इसकी वजह से भी क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी और डेथ हो जाएगी। तो अगर ये ज़्यादा ब्लड क्लोट हो रहा है तब भी दिक्कत है, नहीं हो रहा तब भी दिक्कत है। हेमोस्टेसिस अगर इम्बैलेंस है तो मेरा या तो ब्लॉक्ड आर्टरी इश्मिक स्ट्रोक हो सकता है या हेमोरेजिक स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है, करेक्ट है। ये समझ में आ गया कि हेमोस्टेसिस अगर इम्प्रॉपर हो रहा है तो ये दोनों कंडीशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई इंजरी होती है, इंजरी होने के बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप आता है हेमोस्टेसिस। अगर हेमोस्टेसिस हमारा एबनॉर्मल चल रहा है तो 2 तरह के स्ट्रोक हो सकते हैं, ये हमने पढ़ा। अब अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता कैसे है। इस डायग्राम में हम क्या समझेंगे, इस स्लाइड में हम समझेंगे कि एक्चुअल में प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन होती कैसे है, कैसे प्लेटलेट इकट्ठी होती है साइट ऑफ इंजरी पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप फॉर्म होते हैं। ये जो डायग्राम है या ये जो स्लाइड है ये एक्सप्लेन कर रही है, यहाँ पे किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर रही है, फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, कौन कौन से हमारे स्टेप्स आएंगे। तो सबसे पहला स्टेप आता है यहाँ पे इंजरी। सबसे पहले इंजरी होती है, यही पढ़ा है हमने, इंजरी टू ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, इंजरी टू ब्लड वेसल्स। तो देखो यहाँ पे मेरी एक ब्लड वेसल्स दिख रही है, ये इंजर्ड हो गई है। जैसे ही ये इंजर्ड होगी, ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है वो होती है थीलियम की, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है थीलियम की, एंडोथीलियम की। तो यहाँ पे क्या होता है, एंडोथीलियम डैमेज हो जाती है, एंडोथीलियम इज डैमेज्ड। जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज हुई, एंडोथीलियम भी क्या हो गया, डैमेज हो गई है। एंडोथीलियम डैमेज हो गई है तो जो कोलेजन फाइबर हमारा ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट था वो एक्सपोज हो गया है। कोलेजन फाइबर इज एक्सपोज्ड, कोलेजन फाइबर्स जो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट था, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट था, वो क्या हो गया है, गेट एक्सपोज्ड, वो एक्सपोज्ड हो गया है ना। अब इसका काम क्या है, जो भी ये मेरा यहाँ पे कोलेजन फाइबर एक्सपोज हुआ है, ये एक्सपोज्ड जो मेरा यहाँ पे कोलेजन फाइबर है ये ट्रिगर करता है, किसको ट्रिगर करता है, प्लेटलेट एक्टिवेशन को। ये किसको ट्रिगर करने का काम करता है, प्लेटलेट की एक्टिवेशन को, प्लेटलेट एक्टिवेशन को ये ट्रिगर करता है। मतलब यहाँ पे प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाती हैं, क्या होगी, प्लेटलेट एक्टिवेट होगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या देखा हमने, फर्स्ट स्टेप था यहाँ पे इंजरी टू ब्लड वेसल्स। सेकंड स्टेप क्या आता है, प्लेटलेट एडहेशन, प्लेटलेट एडहेशन। अब देखो प्लेटलेट एक्टिवेट हो गई थी, जैसे ही कोलेजन हमारा यहाँ पे एक्सपोज हुआ, प्लेटलेट एक्टिवेट हो गई थी, एक्टिवेट हो गई तो वो जो एक्सपोज्ड कोलेजन है वहाँ पे आके प्लेटलेट इकट्ठा हो गई, है ना। प्लेटलेट एडहेयर टू, प्लेटलेट जो है वो एडहेयर कर जाती हैं, चिपक जाती हैं आके, किससे, एक्सपोज्ड कोलेजन से, एक्सपोज्ड कोलेजन से आके वो क्या कर जाती है, चिपक जाती हैं, ठीक है। और ये जो ये एडहेशन है, जो ये एडहेशन है, मतलब जो ये एडहेयर कर रही है, ये एडहेयर किस वजह से कर रही है, किसकी हेल्प से कर रही है, ये कर रही है VWF की वजह से। VWF क्या है, वॉन विल्ब्रांड फैक्टर है, ये क्या है, वॉन विल्ब्रांड फैक्टर, वॉन विल्ब्रांड फैक्टर है, जिसकी वजह से ये क्या करती है, जो एक्सपोज हुआ है कोलेजन उससे आगे चिपक जाती हैं, ठीक है। अब हमारा आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, प्लेटलेट एक्टिवेशन, प्लेटलेट एक्टिवेशन इसको बोलते हैं। प्लेटलेट एक्टिवेशन मतलब डीग्रेन्युलेशन, मतलब कि डीग्रेन्युलेशन, ठीक है। प्लेटलेट एक्टिवेशन मतलब कि डीग्रेन्युलेशन, जस्ट अ मिनट, हाँ, डीग्रेन्युलेशन। अब क्या होता है, अब जो ये प्लेटलेट एडहेयर करी थी, जो ये एडहेयर करी थी प्लेटलेट, ये एक्टिवेटेड हो जाती है और ये रिलीज कब करती हैं, सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंस रिलीज करती हैं। क्या क्या रिलीज करती हैं, ये रिलीज करती हैं यहाँ पे ADP,
एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, है ना, ये क्या करती है, डीग्रेन्युलेट हो जाती हैं, मतलब ये अपने ग्रेन्यूल से कुछ रिलीज करती हैं, जैसे एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, सेरोटोनिन एंड थ्रोम्बोऑक्सेन A2, है ना। ये क्या क्या यूज करती हैं, एडीपी, है ना, एडीपी क्या है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, सेरोटोनिन, ठीक है, एंड थ्रोम्बोक्सेन A2, क्या करती है, थ्रोम्बोक्सेन A2, इसको रिलीज करती हैं। रिलीज कर दिया, अब क्या होता है, अब आता है फोर्थ स्टेप, अब आता है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फंक्शंस आता है किसका, इन रिलीज्ड सब्सटेंसेस का, फंक्शन ऑफ दीज रिलीज्ड सब्सटेंसेस, है ना। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या क्या था, हमारे पास यहाँ पे था एडीपी। एडीपी क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है और एक्टिवेट करता है, अट्रैक्ट एंड एक्टिवेट मोर प्लेटलेट्स, एक्टिवेट मोर प्लेटलेट्स, और ज़्यादा प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करेगा और एक्टिवेट करेगा, है ना। और जो सेरोटोनिन है ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, ब्लड वेसल्स को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। और जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है ये प्लेटलेट एग्रीगेशन करता है और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो ये सब क्या करते हैं, तीनों फैक्टर क्या करते हैं, ये तीनों जो यहाँ पे केमिकल रिलीज हो रहे हैं ये क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट यहाँ पे आ पाती हैं, कहाँ पे, साइट ऑफ इंजरी पे। तो फिर आता है फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, फिफ्थ स्टेप आता है, फिफ्थ स्टेप में प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन होती है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अब जो भी एक्टिवेटेड प्लेटलेट थी वो स्टिक हो जाएंगी, यहाँ पे चिपक जाएंगी और क्या बना देंगे, एक टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग, टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग बना देंगी, टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो प्लग है ये माइनर इंजरी से हुए जो भी ब्लीडिंग है उसको स्टॉप कर देगा, ठीक है। बट अगर लार्ज अमाउंट में इंजरी हो रखी है, बड़ी इंजरी हो रखी है, तो यहाँ पे हमें ब्लड कोएगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेटलेट प्लग इनफ नहीं होता किसको स्टॉप करने के लिए, हमारी इंजरी को स्टॉप करने के लिए। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ब्लड फैक्टर्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, यहाँ पे हमने समझा है कि हमारा प्लेटलेट प्लग कैसे फॉर्म होता है। अगर प्लेटलेट प्लग इनफ नहीं है ब्लीडिंग के लिए तो प्लेटलेट सिक्रेट करती है ग्रेन्यूल्स, वो ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, इंजरी की साइड पे अडहेर हो जाते हैं और उनसे रिलीज होता है एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, सेरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन A2। ये क्या करते हैं, और ज़्यादा प्लेटलेट को अट्रैक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं और टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। क्लियर है। सबसे पहले क्या हुआ था, इंजरी हुई थी, इंजरी की वजह से एंडोथीलियम लाइनिंग जो होती है ब्लड वेसल्स की वो क्या हो गई थी, डैमेज हो गई थी, कोलेजन फाइबर एक्सपोज हो गया था। कोलेजन फाइबर एक्सपोज होने की वजह से उसने प्लेटलेट के एक्टिवेशन को ट्रिगर कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत सारी प्लेटलेट यहाँ पे आके इकट्ठा हो गई थी, किससे, कोलेजन से, है ना। वो कोलेजन से कैसे इकट्ठा हुई, VWF फैक्टर के थ्रू, है ना, वोन विल्ब्रांड फैक्टर की वजह से वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो गई। वो यहाँ पे आके इकट्ठा हुई तो उन्होंने ग्रेन्यूल रिलीज किए, ग्रेन्यूल से केमिकल रिलीज हुए जैसे एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, सेरोटोनिन एंड थ्रोम्बोक्सिन A2। ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है और टेम्परेरी प्लग की फॉर्मेशन हो जाती है। बट अगर लार्ज इंजरी हुई है तो प्लेटलेट प्लग की वजह से ब्लड फ्लो नहीं रुक पाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ब्लड फैक्टर्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि हमारा क्या बने, यहाँ पे ब्लड कोएगुलेट हो, है ना, ब्लड कोएगुलेशन हो जाए। लार्ज इंजरी होती है तो लार्ज इंजरी होती है तो प्लेटलेट प्लग काम नहीं आएगा, बहुत सारे क्या होंगे, हमें ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स को रिलीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ फैक्टर्स का हम पढ़ते हैं ओवरव्यू कि कैसे होता है हमारा ब्लड क्लोट, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अलग अलग पाथवे चलते हैं ब्लड क्लोटिंग के भी, उसके लिए हमें क्लोटिंग फैक्टर्स को समझना पड़ेगा और हमें अलग अलग पाथवे को समझना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं कि क्या ओवरव्यू होता है हमारा ब्लड क्लोटिंग का। तो अगर लार्ज इंजरी हुई और प्लेटलेट प्लग से काम नहीं चला तो प्लेटलेट क्या रिलीज करती हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स रिलीज करती हैं, जो क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं। कैटलाइज मतलब तोड़ देते हैं प्रोथ्रोम्बिन को। प्रोथ्रोम्बिन होता है इनएक्टिव फॉर्म, जहाँ पे भी प्रो वर्ड लगा होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है। तो जो सर्कुलेट कर रहा है हमारे ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, उसको
कैटालाइज करके थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देती हैं। इस रिएक्शन के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है जो हमारे ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, या फिर हम अपनी बोन से कैल्शियम लेते हैं। अब जो थ्रोम्बिन बना है वो क्या करता है, वो एक प्रोटीन जिसको हम फिब्रिनोजन बोलते हैं, फिब्रिनोजन हमारी प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है और ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है, इसको फिब्रिन में कन्वर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से एक इंटरलॉकिंग नेटवर्क जिसको हम मैश बोलते हैं वो फॉर्म होता है और यहाँ पे क्लोट की फॉर्मेशन हो जाती है। प्लेटलेट इन द क्लोट श्रिंक हो जाती हैं और क्लोट को टाइट कर देती हैं, जिसकी वजह से जो वेसल की वॉल्व है वो एक साथ आ पाती है और वुंड हीलिंग हो जाती है, ठीक है, और हमारा ब्लड क्लोट रुक जाता है। फोस्फोलिपिड्स प्रोमिनेंट कंपोनेंट होते हैं सेलुलर और प्लेटलेट मेम्ब्रेन के, वो एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं इस केमिकल रिएक्शन के ऊपर, जिसकी वजह से ब्लड कोएगुलेशन हो पाता है। और जो हमारा लीवर होता है वही इन कोएगुलेशन फैक्टर्स या प्रोटीन की सिंथेसिस करता है जो इस रिएक्शन के लिए मतलब कि ब्लड क्लोटिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। दो डिस्टिंक्ट पाथवे चलते हैं जो ब्लड कोएगुलेशन को इनिशिएट करते हैं, उसको हम फर्दर नेक्स्ट अपनी स्लाइड में स्टडी करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स के बारे में, क्योंकि हम इन सबको अपने क्लोटिंग पाथवे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा फैक्टर जो आता है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, वो है फैक्टर फर्स्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सबसे पहला हमारा फैक्टर आता है फिब्रिनोजन। ये फिब्रिनोजन क्या है, एक सोल्यूबल प्रोटीन, सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन होता है, सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन होता है ये, और इसको ब्लड क्लोटिंग के टाइम पे कन्वर्ट किया जाता है किसमें, फिब्रिन में, है ना। और फिब्रिन ही एक मैश फॉर्म करता है, मतलब एक नेटवर्क फॉर्म करता है, ठीक है, ब्लड क्लोट का, ठीक है। और जो फिब्रिन होता है जब बन जाता है ये, तो ये इंसोल्यूबल होता है, इसी वजह से ये मैश फॉर्म कर पाता है। बट फिब्रिनोजन जब फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होता तो ये सोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन होता है। नेक्स्ट होता है प्रोथ्रोम्बिन। अब प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता चल गया कि कैल्शियम की जरूरत पड़ती है ना। तो ये प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म होती है, इसको कन्वर्ट किया जाता है थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए कैल्शियम। फैक्टर 3 इसको बोला जाता है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और टिश्यू फैक्टर बोलते हैं इसको, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। और हमारा थर्ड फैक्टर होता है ना, ये डैमेज्ड टिश्यू से रिलीज होता है। ये कहाँ से रिलीज होता है, डैमेज्ड टिश्यू से रिलीज होता है, ठीक है। और ये कौन सा पाथवे इनिशिएट करेगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये इनिशिएट करता है हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे को ये क्या करता है, इनिशिएट करता है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक पाथवे को इनिशिएट करता है। अब जो फोर्थ है वो है आयनाइज्ड कैल्शियम आयन, मतलब कैल्शियम आयन है जो मोस्टली स्टेप्स के लिए जरूरी होता है। जैसे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए कैल्शियम आयन चाहिए, है ना। तो अगर कैल्शियम नहीं होगा तो हमारे क्लोटिंग नहीं हो पाएगी, ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगी। फैक्टर जो 5 है इसको बोलते हैं लाइबल फैक्टर, प्रो एसिलरीन बोलते हैं। ये एसिलरेटेड फैक्टर है, ये क्या है, एसिलरेटर फैक्टर है। एसिलरेटर फैक्टर मतलब ये प्रोथ्रोम्बिन को का कन्वर्जन थ्रोम्बिन में एसिलरेट करता है। ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन जो हमारा फैक्टर 2 है उसको किस में कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट आता है स्टेबल फैक्टर प्रोकन्वर्टिन, है ना, 7th प्रोकन्वर्टिन एक्सट्रिंसिक पाथवे जो हमारा होता है ना, एक्सट्रिंसिक पाथवे उसमें काम करता है। ये विटामिन के डिपेंडेंट है, विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर है, ये विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 8th होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, है ना। अगर इसमें डेफिशिएंसी हो, अगर ये एब्सेंट हो किसी की बॉडी में, अगर ये एब्सेंट होगा तो क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा, हेमोफीलिया ए हो जाएगा, हेमोफीलिया ए हो जाएगा, ठीक है। ये पूछा जाता है कि भाई फैक्टर 8 अगर एब्सेंट है या इसकी डेफिशिएंसी है तो क्या हो जाएगा, हेमोफीलिया ए हो जाएगा। उसके बाद आता है फैक्टर 9th जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट भी बोलते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, क्रिसमस फैक्टर भी बोला जाता है, ठीक है, इसको क्रिसमस फैक्टर भी बोला जाता है। अब देखो इसको क्या बोला जाता है, क्रिसमस फैक्टर भी बोला जाता है। इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए, अगर किसी इंसान के अंदर ये एब्सेंट हो या इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाता है, हीमोफीलिया बी हो जाता है, हीमोफीलिया बी हो जाता है। ये भी क्या है, विटामिन के डिपेंडेंट होता है, ये भी विटामिन के डिपेंडेंट होता है। अब फैक्टर 10 स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर कॉमन पाथवे फैक्टर है, ये कॉमन पाथवे
फैक्टर है, मतलब दोनों में कॉमन पाथवे में यूज़ होता है और दोनों में यूज़ होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों में यूज़ होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फैक्टर है जो इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक फैक्टर दोनों में इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों में यूज़ होता है। स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर मतलब कि 10th फैक्टर। 11th की बात करते हैं, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, है ना, ये इंट्रिंसिक पाथवे में इन्वॉल्व होता है, इंट्रिंसिक पाथवे में इन्वॉल्व होता है। फिर है 12th हैगमैन फैक्टर, ये भी इंट्रिंसिक पाथवे में इन्वॉल्व होता है, ये डैमेज जो सरफेस के कांटेक्ट में आता है तब एक्टिवेट होता है। फिर हमारा आ गया यहाँ पे 13, ये फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, जो लास्ट में जो हमारा फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है उसको स्टेबलाइज करता है। स्ट्रॉन्ग और परमानेंट क्लोट फॉर्मेशन में हमारा फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर मेजर रोल प्ले करता है। तो ये जो स्लाइड है हमारे पास, ये स्लाइड एक्सप्लेन कर रही है ब्लड कोएगुलेशन कैस्केड को। 3 पाथवे होते हैं या 3 कैस्केड होते हैं ब्लड कोएगुलेशन कैस्केड, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक और एक होता है कॉमन। ठीक है, अब देखो वैसे हम मेनली पढ़ते हैं इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक को, है ना, तो कॉमन मतलब जो दोनों में कॉमन हो वही कॉमन पाथवे होता है। अब इंट्रिंसिक पाथवे इनिशिएट बाय इवेंट्स, उन इवेंट्स के थ्रू इनिशिएट किया जाता है जो किस में होते हैं, लूमेन ऑफ ब्लड में होते हैं, ब्लड वेसल्स के लूमेन में जो इवेंट्स होते हैं उनके थ्रू इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट किया जाता है। इंट्रिंसिक पाथवे को किन किन एलिमेंट्स की जरूरत होती है, क्लोटिंग फैक्टर्स की, कैल्शियम आयन की, प्लेटलेट की, है ना, और सरफेस प्रोटीन की, और ये वस्कुलर सिस्टम के अंदर पाया जाता है। तो पहले हम किसको पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक पाथवे को पढ़ेंगे। इंट्रिंसिक पाथवे को सरफेस कॉन्टैक्ट पाथवे भी बोलते हैं, है ना, सरफेस कॉन्टैक्ट पाथवे भी बोलते हैं। ये ब्लड वेसल्स के लूमेन में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्टार्ट होता है, डैमेज्ड ब्लड वेसल्स के अंदर। ये इनिशिएट होगा, इनिशिएटेड इनसाइड ब्लड वेसल्स, इनसाइड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर स्टार्ट होता है और ये एक्टिवेट किया जाता है, एक्टिवेटेड बाय डैमेज टू एंडोथीलियम, डैमेज टू एंडोथीलियम। एंडोथीलियम क्या होता है, एंडोथीलियम होता है ब्लड वेसल्स की लाइनिंग या उनका रफ सरफेस। ठीक है, उसमें डैमेज आने के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। ये यूज़ करता है ओनली ब्लड फैक्टर्स को, कोई टिश्यू फैक्टर ये यूज़ नहीं करता, सिर्फ ब्लड फैक्टर यूज़ करता है। तो हमें समझ में आ गया, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो इनिशिएट किया जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, एक्टिवेट किया जाता है एंडोथीलियम या सरफेस के ऊपर, जब डैमेज होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें सिर्फ ब्लड फैक्टर यूज़ होते हैं, कोई टिश्यू फैक्टर यूज़ नहीं होता। अब इसके स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहले देखो, डैमेज होगा, जैसे ही एंडोथीलियम डैमेज होगी हमारी प्लेटलेट्स वगैरह आएंगी, प्लेटलेट्स आएंगी तो जो फैक्टर 12 है, जो फैक्टर 12 है हमारा हैगमैन फैक्टर, उसको यहाँ पे सरफेस कांटेक्ट होने के बाद वो सरफेस से कांटेक्ट करेगा, मतलब एंडोथीलियम से कांटेक्ट में आएगा, और जो वो है 12 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 12A में, मतलब वो एक्टिवेट हो जाएगा, हैगमैन फैक्टर यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे वो 12A में एक्टिवेट हो जाता है, वो जो हमारा 11th फैक्टर है, फैक्टर 11 जो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट फैक्टर है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 11A में, मतलब एक्टिवेटेड फॉर्म में एक्टिवेट हो जाता है। वो जैसे ही एक्टिवेट होगा वो 9th को 9th A में कन्वर्ट कर देता है, 9th जो फैक्टर है उसको 9th A में कन्वर्ट कर देता है, 9th को 9th A में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, 9th को 9th A में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमारा क्या है, 9th क्या है, क्रिसमस फैक्टर। 9th हमारा क्या होता है, यहाँ पे क्रिसमस फैक्टर होता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो हमें क्या हो जाता है, हीमोफीलिया बी हो जाता है, और ये विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर होता है, विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर होता है। ठीक है, और हमारा ये इंट्रिंसिक पाथवे का फैक्टर है, ये हमें पता चल रहा है। हैगमैन जैसे ही हमारे डैमेज्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है या डैमेज्ड एंडोथीलियम के कांटेक्ट में आता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, ये एक्टिवेट होके 12th A बनाता है, फिर ये 9th को 9th A में कन्वर्ट करता है, ये एक्टिवेटेड फॉर्म है 9th A की, और जैसे ही 9th A एक्टिवेट होता है वो हेमोफीलिया बी फैक्टर यानी कि 9th फैक्टर को 9th A में कन्वर्ट करता है। जैसे ही 9th A एक्टिवेट हो जाता है हमारा, वो किसके साथ मिल जाता है यहाँ पे, वो यहाँ पे मिल जाता है फैक्टर 8th के साथ, जो कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है, 8th के साथ मिल जाता है। प्लेटलेट फोस्फोलिपिड के साथ मिल जाता है, क्योंकि प्लेटलेट और फोस्फोलिपिड क्या करेंगी, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग जो फटी हुई है उसको क्लोज करने का काम करती हैं। तो प्लेटलेट्स
और जो हमारा फॉस्फोलिपिड है उसके साथ मिल जाता है और कैल्शियम आयन के साथ मिल जाता है ना। और ये सारा कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जो एक्टिवेट करता है फैक्टर 10। फैक्टर 10 यानी कि स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर को एक्टिवेट करके 10th ए में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इंट्रिंसिक जो पाथवे होता है ये स्लोवर पाथवे है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एम्प्लीफिकेशन के लिए, ब्लड क्लॉट को एम्प्लीफाई करने के लिए, एम्प्लीफिकेशन के लिए ना, यहाँ पे मैंने गलत कर दी स्पेलिंग, एम्प्लीफिकेशन के लिए जरूरी है। अब देखते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर में क्या होता है। जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है ये दूसरा रूट है कोएगुलेशन का, इसके लिए हमें टिश्यू फैक्टर चाहिए। यहाँ पे हमें टिश्यू फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ी थी, यहाँ पे सिर्फ ब्लड फैक्टर की जरूरत पड़ती है ना। यहाँ पे इंट्रिंसिक पाथवे में सिर्फ ब्लड फैक्टर की जरूरत पड़ती है, पर एक्सट्रिंसिक पाथवे में टिश्यू फैक्टर की जरूरत पड़ती है। जैसे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये एक सब्सटेंस है विच इज इंट्रिंसिक टू और नॉट नॉर्मली सर्कुलेटिंग इन द वेसल्स, ये नॉर्मली सर्कुलेट नहीं करता। टिश्यू फैक्टर को रिलीज किया जाता है जैसे ही वेसल की वाल रप्चर होती है, वो टूटती है, फटती है, डैमेज होती है, तब इसको रिलीज किया जाता है, ये ब्लड में सर्कुलेट नहीं करता। तो समझते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर को। तो हमें क्या मेन पॉइंट क्या पता चले, सबसे पहले एक्सट्रिंसिक फैक्टर के बारे में ये पॉइंट पता चले हैं कि ये इनिशिएट किया जाता है, इट इज इनिशिएटेड ड्यू टू टिश्यू इंजरी, टिश्यू इंजरी की वजह से इसको इनिशिएट किया जाएगा। इसको रिक्वायरमेंट होती है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, टिश्यू फैक्टर की इसको रिक्वायरमेंट होती है। टिश्यू फैक्टर कौन से, फैक्टर 3 एंड TF, फैक्टर 3 एंड टिश्यू फैक्टर है ना, फैक्टर 3 या टिश्यू फैक्टर। फैक्टर 3 क्या है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसकी जरूरत पड़ती है इसको, टिश्यू फैक्टर की। ठीक है, टिश्यू फैक्टर नॉर्मली ब्लड में प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे ही ब्लड में या टिश्यू इंजरी होती है तब ये रिलीज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखें तो इंट्रिंसिक फैक्टर में क्या होगा, सबसे पहले टिश्यू डैमेज होगा। टिश्यू डैमेज होने के बाद फैक्टर 3 रिलीज होगा, टिश्यू फैक्टर जिसको बोला जाता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या टिश्यू फैक्टर है ना, ये रिलीज होगा। ये हमारा यहाँ पे फैक्टर 7th के साथ बाइंड करेगा और 7th ए में उसको कन्वर्ट कर देगा। 7th क्या है हमारा, स्टेबल फैक्टर है ना, प्रो कन्वर्टिंग फैक्टर या स्टेबल फैक्टर है ना। फैक्टर 7th ए में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक्टिवेटेड है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बना के फैक्टर 10 स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर उसको कन्वर्ट कर देते हैं ये फैक्टर ए में, 10th ए मतलब एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ 10th है ना। ये फास्टर होता है एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक पाथवे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कॉमन पाथवे, यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, कॉमन पाथवे स्टार्ट होता है ना। ये कॉमन पाथवे जब स्टार्ट होता है जब हमारा फैक्टर 10 दोनों इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक फैक्टर के थ्रू एक्टिवेट कर दिया जाता है और फैक्टर ए में 10th ए में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो फैक्टर ए है वो मिलता है यहाँ पे फैक्टर 5 के साथ। फैक्टर 5 क्या है, स्टेबल, यहाँ पे हमारा क्या है, प्रोएसिलिन। फैक्टर 5 जो है प्रोएसिलिन है। और PL प्लाज्मा जो हमारा यहाँ पे प्लेटलेट और PL के साथ मिलता है, PL के साथ बनता है प्लेटलेट्स या फोस्फोलिपिड्स, जो भी हैं हमारे फोस्फोलिपिड्स और कैल्शियम के साथ, फोस्फोलिपिड्स के साथ, कैल्शियम के साथ, और फैक्टर 5 जो प्रोएसिलिन है उनके साथ हमारा ये मिलता है और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर क्या करता है, जो थ्रोम्बिन है वो क्या करता है, यहाँ पे थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और फैक्टर जो हमारा 13 है, जो फैक्टर 13 है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, उसको 13 एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो फिब्रिन मैश बनाएगा, जो नेटवर्क बनाएगा क्रॉस लिंकिंग करके, उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है एक्टिवेटेड फैक्टर 13 है ना। स्टेबल फिब्रिन क्लोट बन जाएगा, यहाँ पे स्टेबल फिब्रिन क्लोट बन जाएगा तो हमारा ब्लड क्लोट स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग कंपोनेंट क्या है, कैल्शियम है। फैक्टर जो हमारा 4th है वो इम्पोर्टेंट है। PL है प्लेटलेट फोस्फोलिपिड्स, जो यहाँ पे बनते हैं प्लेटलेट फोस्फोलिपिड्स, ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर हमारा ये फिब्रिन बनता है, ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर फिब्रिन हमारा एक मैश क्रिएट करता है, नेटवर्क क्रिएट करता है। A का मतलब होता है एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ द यहाँ पे जितने भी हमारे फैक्टर हैं उनकी एक्टिवेटेड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर हमारे पास फैक्टर 8th की डेफिशिएंसी होगी तो हीमोफीलिया
ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेमोफीलिया ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे फैक्टर हमारे पास 9 की डेफिशिएंसी होगी तो हमें हेमोफीलिया बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेमोफीलिया बी हो जाएगा, जिसको हम क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है। और जो फैक्टर थर्ड है वो स्टेबलाइज करता है फिब्रिन क्लोट को। फिब्रिन एक मैश है। विटामिन के की रिक्वायरमेंट किस किस के लिए होती है? विटामिन के की रिक्वायरमेंट किस किस के लिए होती है? फैक्टर 2 के लिए होती है, जो प्रोथ्रोम्बिन है यहाँ पे, और फैक्टर 7 के लिए होती है जो हमारा प्रो कन्वर्टिन है, और फैक्टर 9 के लिए होती है जो हमारा क्रिसमस फैक्टर है, और फैक्टर 10 के लिए होती है जो हमारा स्टोवर्ट प्रोवर फैक्टर है। इन 4 फैक्टर्स के लिए विटामिन के की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा कोएगुलेशन कैस्केड पाथवे हैं, तीनों ही, जो हमारे डिफरेंट पीजीटी एग्जाम बट ईएमआरएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमने क्या पढ़ लिया कि कैसे कोएगुलेशन, ब्लड कोएगुलेशन कैसे होता है, ब्लड क्लॉट कैसे फॉर्म होता है। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ईएमआरएस पीजीटी बायोलॉजी के लिए होता है, एंटी कोएगुलेंट के ऊपर आता है। बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है ये। एंटी कोएगुलेंट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं, ये एक ऐसे सब्सटेंस है जो ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करते हैं। जो क्या प्रिवेंट करते हैं? ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन, या फिर कह सकते हैं ब्लड कोएगुलेशन को जो प्रिवेंट करते हैं, वो सब्सटेंस एंटी कोएगुलेंट कहलाते हैं। ठीक है। तो देखो, क्लोटिंग तो ये इंश्योर करती है कि ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, है ना, और एंटीकोगुलेंट ये इंश्योर करते हैं कि हमारी हेल्दी ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट ना बने, ताकि हमें स्ट्रोक ना आए, है ना, तो स्मूथ रहे ब्लड फ्लो, इसलिए एंटीकोएगुलेंट की भी जरूरत पड़ती है। मैनी एंटीकोगुलेंट्स प्रिवेंट अननेसेसरी कोएगुलेशन। दीज मैकेनिज्म इंक्लूड प्रोटीन सी। क्या इंक्लूड करते हैं ये? प्रोटीन सी एक विटामिन के डिपेंडेंट सीरीन प्रोटीएज एंजाइम है, जो क्या डिग्रेड करता है? फैक्टर 5 को डिग्रेड कर देता है और फैक्टर 8 को डिग्रेड कर देता है। फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को ये क्या कर देता है? डिग्रेड कर देता है, जिसकी वजह से ये एक्टिवेट नहीं हो पाते। एंटीथ्रोम्बिन, एंटीथ्रोम्बिन क्या है? एक सीरीन प्रोटीएज इनहिबिटर है जो डिग्रेड करता है थ्रोम्बिन को। थ्रोम्बिन टूट गया तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। फैक्टर 9 ए को, फैक्टर 10 ए को ये डिग्रेड करते हैं, फैक्टर 11 ए को एंड फैक्टर 12 ए को भी ये डिग्रेड करते हैं। टिश्यू फैक्टर पाथवे इनहिबिटर, ये जो टिश्यू फैक्टर है हमारा टीएफ जो है, उसके एक्शन को लिमिट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो यहाँ पे ये वाला पाथवे है, एक्सट्रिंसिक पाथवे है, वो एक्टिवेट नहीं हो पाता और हमारा जो 10th ए है वो नहीं बन पाता। प्लाज्मिन जनरेट किए जाते हैं प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज की वजह से। जब प्लाज्मोजन का प्रोटीनीशियस एंजाइम के थ्रू क्लीवेज किया जाता है तो प्लाज्मिन बनता है। ये एक पोटेंट फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम है जो फिब्रिन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से मैश नहीं बनता या नेटवर्क नहीं बनता और फिब्रिन क्लोट नहीं फॉर्म करता। प्रोस्टासाइक्लिन PGI2 ये रिलीज किए जाते हैं एंडोथीलियम के थ्रू, जिसकी वजह से प्लेटलेट एक्टिवेशन को इनहिबिट कर दिया जाता है और प्लेटलेट प्लग नहीं बन पाता। थ्रोम्बोमोडुलिन ये एंडोथीलियम लाइनिंग जो होती है ब्लड वेसल्स की, वो रिलीज करती है थ्रोम्बोमोडुलिन और थ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देती है इनएक्टिव फॉर्म में, जिसकी वजह से हमारा ब्लड कोएगुलेशन नहीं हो पाता। विटामिन की भी बहुत एसेंशियल है बहुत सारे फैक्टर के लिए। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारा विटामिन के जो है वो एसेंशियल होता है। विटामिन के हमारा हमने पढ़ा था यहाँ पे क्या होता है? एसेंशियल होता है किसके लिए? फैक्टर 2 के लिए एसेंशियल होता है, 7th के लिए एसेंशियल होता है, 9th के लिए और 10th के लिए एसेंशियल होता है। अगर हमारा विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो ये फॉर्म्स नहीं बन पाएंगी, ये फैक्टर नहीं बन पाएंगे और हमारा कोएगुलेशन नहीं हो पाएगा। तो प्रोटीन के की डेफिशिएंसी भी कोएगुलेशन प्रोसेस को इनहिबिट कर सकती है। लास्ट स्लाइड है जिस पे हम बात करेंगे कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स की। देखो, कोई भी डिसऑर्डर कोएगुलेशन में तब होगा जब या तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए, है ना, या फिर एक्सेसिव क्लोट हो जाए, या फिर इनएडिक्वेट क्लोटिंग हो जाए। इनएडिक्वेट क्लोटिंग का मतलब ये तो क्लोट बिल्कुल नहीं बन रहा है या बहुत ज़्यादा क्लोट बन रहा है ना, जिसकी वजह से हमने पहले ही फर्स्ट स्लाइड में पढ़ लिया था कि स्ट्रोक आ सकते हैं हमें। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कोएगुलेशन डिसऑर्डर है, जैसे हेमोफीलिया ए। ये किसकी वजह से होता है? ये फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से होता है। ये फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से होता है। ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। बहुत बार पूछा जाता है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है। ये मोस्टली मेल्स को अफेक्ट करता है। इसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं फॉर्म होता और प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तो इंजेक्शन देने पड़ते हैं इन लोगों को सर्वाइव करने के लिए और बहुत
डिफ़िकल्ट होता है इनके लिए सर्वाइव करना। हेमोफीलिया जो बी होता है इसको क्रिसमस डिजीज़ बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? क्रिसमस डिजीज़। ये किसकी वजह से होता है? ये फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से होता है। फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से होता है। ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये भी क्या है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके भी हमारे सिम्टम्स हीमोफीलिया ए की तरह ही होते हैं। ए हमारा 8th की डेफिशिएंसी से होगा और बी हमारा 9th की डेफिशिएंसी से होगा। ये हमें हमेशा याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हेमोफीलिया सी जो है होता है हमारा, हेमोफीलिया सी जो होता है ये फैक्टर 11th की डेफिशिएंसी से होता है। ये ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल मतलब ये हमारे ऑटोजोम्स क्रोमोजोम की वजह से होता है, मतलब ये सेक्स लिंक्ड नहीं होता। इसमें माइल्डर ब्लीडिंग होती है एज कम्पेयर टू हेमोफीलिया ए और बी की वजह कंपैरिजन में। इसमें इतना ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती अगर ब्लड क्लॉट नहीं बने तो। वॉन विल ब्रांड डिजीज़, ये हमारा जो हमने अभी पढ़ा था VWF फैक्टर जो होता है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और इसकी रिक्वायरमेंट होती है प्लेटलेट एडेशन के लिए। जब प्लेटलेट प्लग बनता है ना, उस टाइम पे इसकी ज़रूरत होती है। अगर ये नहीं होगा तो प्लेटलेट एडहेर नहीं कर पाएंगी कोलेजन से, तो ये स्टेबलाइजेशन भी नहीं होगी। स्टेबलाइजेशन किसकी? स्टेबलाइजेशन ऑफ फैक्टर 8। फैक्टर 8 स्टेबलाइज भी नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होती है वो सही नहीं हो पाएगी और ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा। विटामिन के की डेफिशिएंसी, विटामिन के की जरूरत होती है फैक्टर 2 के लिए, 7th के लिए, 9th के लिए और 10th के लिए। तो ये फैक्टर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे या बन नहीं पाएंगे, इनकी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट ही नहीं बनेगा और ब्लीडिंग एक्सेसिव अमाउंट में होगी विटामिन के की डेफिशिएंसी से, ठीक है। और यहीं पे हम अपना कोएगुलेशन वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।